हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सब बच्चों के? कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं हम। क्लास सही से चल रही है सभी की? ओके ठीक है। रिपोर्ट। ब्रजेंद्र, प्रहलाद, मीना जी, प्रियंका, निखिल, रवि, नागेंद्र, केशव। एक बच्चे कह रहा टी शर्ट अच्छी लग रही है, लग रहा है इसे भी फ्री में सिलेक्शन चाहिए है। चलो। क्या हाल बा गुरु जी? बढ़िया बा। एक बच्चे कह रहा है यूट्यूब फॉर्मेट में क्लास चलती है। भैया किस फॉर्मेट में चलती है हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारा काम है कि हमारे पास एक की आती है, उसे हम डालते हैं, क्लास स्टार्ट होती है। जो हमने आज तक सीखा है वो बच्चों तक पहुंचाना। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम बात करना पसंद करते हैं और आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। अब ऑडियो वीडियो सही है, सब क्लियर है, एक बच्चे ने बता भी दिया पहले ही। अच्छा, कल की क्लास का अगर हम एक बार देखें, एक्चुअली ना टॉपिक ना 2-3 बैच में चल रहा है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या पढ़ाया था। ये ऑफलाइन क्लास में भी चल रहा है यही टॉपिक जो है। ओके ठीक है, याद आ गया। देखो, कल की क्लास में हम आपकी क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि स्नेल का जो नियम है उससे हमने आज तक पढ़ा है साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। मैंने कहा था कि इसी चीज को हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 और λ1 अपॉन λ2 से, यहां से भी लिख सकते हैं। तो यहां तक की बात हम कल की क्लास में कर चुके थे। अब थोड़ा सा मामले को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, रंगारंग कार्यक्रम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। यहां पे देखना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, ध्यान सुनना, लाइट एक मीडियम से गई दूसरे में। पहला जो मीडियम है इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लो कि 2 है, दूसरा जो मीडियम है इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लो कि 5 है। मैंने ऐसे ले लिया कुछ। ठीक है, तो जो पहला मीडियम है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, पहले माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, दूसरे का 5 है, और पहले मीडियम में लाइट की जो स्पीड है, प्रकाश की जो चाल है, इस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो है 1.5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है कि दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, ये बताओ। एक मीडियम में लाइट की स्पीड 1.5 गुणा 10 की पावर 8 है, तो दूसरे मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होगी आपको बताना है। ये आपको बताना है भाई, करो ये। आमिर खान साहब का हमारे पास में एक मैसेज आया है। सबसे पहले देखो, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है तो बच्चों की समस्या होती है कि सर हम स्टार्ट कहां से करें, हमें पता कैसे चलेगा कि यहां से शुरुआत करें। आप तो बता देते हो, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन को शुरू कहां से करें। तो भाई उसके लिए आपको बहुत ध्यान से बातें सुननी पड़ती हैं। मैंने कल की क्लास में आपसे कहा था कि जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए तो समझ जाओ कि स्नेल का नियम लगाना ही लगाना है। जब भी लाइट मीडियम चेंज कर रही हो तो सबसे पहले चुपचाप स्नेल का नियम लिख लो। आपने कहा जी ठीक है। तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। अच्छा, मैं N2 भी ध्यान से बातें सुननी पड़ती हैं। मैंने कल की क्लास में आपसे कहा था कि जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए तो समझ जाओ कि स्नेल का नियम लगाना ही लगाना है। जब भी लाइट मीडियम चेंज कर रही हो तो सबसे पहले चुपचाप स्नेल का नियम लिख लो। आपने कहा जी ठीक है। तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। अच्छा, मैं N2 भी दे रखा है, N1 भी दे रखा है, लेकिन हमारे से क्या पूछ रहा है? पहले मीडियम में स्पीड है, दूसरे में पूछ रहा है। तो क्या मैं इस N2 अपॉन N1 को ही क्या कल की क्लास में V1 अपॉन V2 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। यानी N2 अपॉन N1 को V1 अपॉन V2 भी लिखा जा सकता है। तो आई आर की तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो इस वाले हिस्से को बराबर रख लो। यानी कि हमें पता है कि N2 अपॉन N1 जो है वो V1 अपॉन V2 के बराबर है। बस आपको सोल्व करना है। N2 की वैल्यू है 5, N1 की है 2, V1 की वैल्यू कितनी है? 1.5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और V2 निकालना था। तो 5 10 5 15.3 आ गया। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 0.6 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। या आप इसे लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख लो। अच्छा, एक चीज और, एक बात आपको समझनी है कि आपको पता है कि भैया लाइट जा रही है, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है 2, इसका है 5, यानी कि लाइट जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, लाइट जा रही है रेयर से डेंसर। और आपको पता है कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, यानी जितनी स्पीड यहां पर है 1.5 गुणा 10 की पावर 8, उससे कम स्पीड आएगी V2 की। तो V2 का मान 1.5 गुणा 10 की पावर 8 से कम आना चाहिए। वो यार देखो 10 की पावर 8 तो सेम ही है, लेकिन यहाँ 1.5 है, यहाँ पे 0.6 है, यानी कि मेरी कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए तो जहां से जहां गई, अगर वो सघन माध्यम में गई तो स्पीड कम आएगी। सही कह रहे हो यार, इसमें तो कैमरे में बढ़िया सा लग रहा हूं आज मैं, कलर कॉम्बिनेशन तो बढ़िया लग रहा है? बस आज से हमारी टी शर्ट फेवरेट हो गई, क्योंकि देखो
दो चीज होती है ना, एक हमें पता होता है कि हमारी शक्ल कैसी है, और एक हमारा फोटो आता है। तो हम क्या करते हैं, ये अपनी शक्ल है और फोटो ऐसा आता है। तो फोटो बड़े आते हैं, कैमरे का कमाल है, आजकल बढ़िया बढ़िया कैमरे आ रहे हैं, तो हम उन्हें देख देख के खुश हो जाते हैं। जैसे मेरा थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस खराब हो गई, पेट निकल सी गया है, लेकिन फोटो खिंचाते समय ऐसे कर लेते हैं। जब फोटो आता हो तो बढ़िया आता है पेट अंदर, तो उसे देख के खुश हो जाता आदमी, है ना। तो जीवन में कैसे भी खुशियां ढूंढनी चाहिए, वैसे नहीं मिल पा रही है तो फर्जी वाली ढूंढ लो, है कि नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, तो यानी कि अब आप इस गेम को समझ गए होंगे कि इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, एक क्वेश्चन जो है ये मैं आपको पीडीएफ से करवाता हूँ। श्री राधे राधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये शायद रहा होगा, हाँ इसमें है। एक क्वेश्चन आपको यहां से करना है। तो ये वाला क्वेश्चन करो, ध्यान से पढ़ो पहले से, आराम से आप इसके अंदर 40 से 50 सेकंड ले सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर ध्यान से करो कि 5640 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का हरा प्रकाश एक एयर ग्लास इंटरफेस पर, यानी कि एयर ग्लास इंटरफेस, यानी ऊपर पहले एयर है फिर ग्लास है, इंटरफेस पर आपतित होता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो ध्यान समझो, पहले इसका डायग्राम बना लो। ये हमारे से क्या कह रहा है कि भाई साहब, एक एयर ग्लास इंटरफेस है, ये एयर है, ये ग्लास है, ये इंटरफेस मैंने कहा था कि हम कहते हैं बाउंड्री, ठीक है। तो कह रहा है कि 5640 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एक एयर ग्लास इंटरफेस पर आपतित होता है यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो। तो बेटा कांच का जो अपवर्तनांक है वो कह रहा है कि 1.5, यानी कि जो N2 की वैल्यू है वो 1.5 है। अच्छा, एयर जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेके चलते हैं न्यूमेरिकल में 1। मैंने कहा था कि एयर का होता है 1.0003, लेकिन न्यूमेरिकल में हम 1 ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, ठीक है। अच्छा, और ये कह रहा हमारे से कि 5640 एंगस्ट्रॉम, तो ये एयर में बेटा इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, एयर में इसकी तरंग दैर्घ्य है 5640 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहा है कि कांच में कितनी होगी, यानी कि दूसरे मीडियम में कितनी होगी। ये सारा गेम समझ गया आप, जो बच्चा समझदार होगा वो सारा खेल समझ गया है। वो कह रहा है कि भैया एयर में तरंग दैर्घ्य इतनी है, पहले मीडियम में वेवलेंथ इतनी है, तो दूसरे मीडियम में कितनी होगी, ये बताओ। दूसरी चीज, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल हम 1 लेके चलते हैं, कांच का 1.5 दे दिया। अच्छा, जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए, एयर से ग्लास में जा रही है, जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगी तो स्नेल का नियम लगेगा साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। लेकिन बेटा ऐसा हमारे पे वेवलेंथ की बात कर रहा है, पहले मीडियम में वेवलेंथ इतनी, दूसरे में बतानी है, तो मैं इस N2 अपॉन N1 को λ1 अपॉन λ2 भी तो लिख सकता हूं। देखो, अगर मुझे एक मीडियम में स्पीड दे रखी हो, दूसरे में स्पीड निकालनी हो, तो इस N2 अपॉन N1 को हमने स्नेल के नियम से क्या लिखा था, V1 अपॉन V2। लेकिन एक मीडियम में वेवलेंथ दे रखी हो, दूसरे में निकालनी हो, तो ऐसे कर देंगे। अच्छा, तो यहां पे मुझे इस वाले पार्ट को बराबर रख लो, N2 अपॉन N1 इजकल टू λ1 अपॉन λ2। N2 की वैल्यू है 1.5 और N1 की कितनी है 1, λ1 है 5640 एंगस्ट्रोम और λ2 निकालना है। अच्छा, तो हमें आंसर भी एंगस्ट्रोम में ही पूछ रहा है, इसलिए एंगस्ट्रोम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो λ2 कितना हो जाएगा 5640 एंगस्ट्रोम बटे 1.5। 1.5 का मतलब बेटा 3/2, इसे 3/2 लिख लो, इजिली कैलकुलेशन हो जाएगी। 3/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। सोल्व कर लो, 3 × 3, 3 × 8 = 24, फिर 3 × 8 = 24, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई और हो रही है, तो 8 दूनी 16, हासिल को 1 8 16 17, हासिल को 1 तो 3, 3760 एंगस्ट्रोम आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, जो कि मुझे लिखा है केशव वर्मा ने, अमित कुमार ने, रजनीश कुमार ने, देवराज ने, रचित राणा ने। अरे वाह, अंकुश पांडे ने सबसे पहला आंसर दिया इसका। केशव वर्मा का भी ठीक था पहले, बहुत सारे बच्चों ने दे रखा है इसका आंसर, शिवम का भी ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया। देखो मैंने क्या बोला आपसे, ध्यान समझो। पेपर में देखो दो ही तरह की बातें आपसे करेगा वो, या तो क्या करेगा, एक मीडियम में लाइट की स्पीड दे देगा, दूसरे में पूछ लेगा। तो अगर एक मीडियम में लाइट की स्पीड दे दे और दूसरे में पूछ ले, तो अपने चाहो तो ना आप नोट्स में से लिख सकते हैं, एक मीडियम में स्पीड दी, दूसरे में पूछेगा, तो आप यानी कि V1 अपॉन V2 ये वाला लगाना पड़ेगा। एक मीडियम में वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य दे दी और दूसरे मीडियम में वेवलेंथ पूछ ले, तो λ1 अपॉन λ2 लगाना पड़ेगा। अगर वो कभी पेपर में आई आर की वैल्यू दे दे, आई आर की, तो फिर ये कर लो, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, N2 अपॉन N1। अगर वो आई आर की वैल्यू ना दे, तो मैंने कहा कि N2 अपॉन N1 को V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं, और N2 अपॉन N1 को λ1 अपॉन λ2 भी लिख सकते हैं। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि पढ़ते ही क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, जैसे लाइट मीडियम बदले तो
मैं क्या बोला आपसे, ध्यान समझो। पेपर में देखो दो ही तरह की बातें आपसे करेगा वो। या तो क्या करेगा, एक मीडियम में लाइट की स्पीड दे देगा, दूसरे में पूछ लेगा। तो अगर एक मीडियम में लाइट की स्पीड दे दे और दूसरे में पूछ ले, तो अपने चाहो तो ना आप नोट्स में से लिख सकते हैं, एक मीडियम में स्पीड दी, दूसरे में पूछेगा, तो आप यानी कि v1/v2 ये वाला लगाना पड़ेगा। एक मीडियम में वेवलेंथ तरंग धैर्य दे दी और दूसरे मीडियम में वेवलेंथ पूछ ले, तो λ1/λ2 लगाना पड़ेगा। अगर वो कभी पेपर में आई आर की वैल्यू दे दे, आई आर की, तो फिर ये कर लो, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, n2/n1। अगर वो आई आर की वैल्यू ना दे, तो मैंने कहा कि n2/n1 को v1/v2 लिख सकते हैं और n2/n1 को λ1/λ2 भी लिख सकते हैं। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि पढ़ते ही क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। जैसे लाइट मीडियम बदले तो सबसे पहले स्नेल का नियम लिख लो। स्नेल का पूरा नियम है ये। अब कितने हिस्से की जरूरत पड़ेगी हमें, अब कितने पार्ट की जरूरत पड़ेगी। एक मीडियम में स्पीड दी, दूसरे में पूछ रहा है, तो इस वाले पार्ट से क्वेश्चन होगा। एक मीडियम में वेवलेंथ दी, दूसरे में पूछ रहा है, तो इस वाले से क्वेश्चन होगा। अरे गेम समझ रहे हैं सभी कि नहीं समझ रहे हो? पेपर में घबराओगे तो नहीं। देखो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है, पूरे ब्रह्मांड को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ब्रह्मांड में कितनी, वो नहीं पूछेगा। वो कहेगा कि एक मीडियम में स्पीड इतनी है तो दूसरे में कितनी होगी। एक में स्पीड है, दूसरे में कितनी होगी, तो इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, एक मीडियम में वेवलेंथ इतनी है तो दूसरे में कितनी होगी, तो इस वाले से करेंगे। तो अप्रोच आपको सही रखनी है अपनी, है ना। तो इससे ज्यादा आपको स्नेल के नियम में वो घुमाएगा नहीं। स्नेल के नियम में 2-3 वैरायटी ही पूछता है। या तो स्नेल का नियम डायरेक्ट पूछ लेगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2/n1। बच्चे n1/n2 पट्टी लगा देते हैं, गलत हो जाता है। लेकिन स्नेल का नियम स्पीड की फॉर्म में पूछेगा तो 1-2, और वेवलेंथ की फॉर्म में भी 1-2, या स्पीड देके स्पीड पूछेगा, वेवलेंथ देके वेवलेंथ पूछेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना समझ से कर पा रहे हो। कई बार हम जैसे क्लास में समझते हैं टीचर से, कुछ पॉइंट अपनी लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, हाँ, जिसका सही था पंकज गर, मेरा भी सही था, बहुत बच्चों का सही था भाई। चलो 2-3 क्वेश्चन आप और करो अलग अलग टाइप से। क्या थोड़ा सा हमें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आप लोगों से, क्योंकि अभी भी 3-4% बच्चे मुझे सही नहीं लग रहा इनका माहौल। एक क्वेश्चन ये करना आसान है, PNG नहीं मिल रहा है भाई। अब हम तो भेज देते हैं, अब क्या करें। कई बार बोल भी चुके हैं। वो कहते हैं कि बच्चों से सर बोला करो कि खुद से लिखा करें। वो PNG के चक्कर में बच्चे लिखते नहीं है, ना कुछ सीख पाते हैं, फिर होते हैं। मैंने कहा जी हम तो कहते हैं बच्चों से लिखा भी करो। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यदि वायु में प्रकाश का वेग इतना है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग इतना है, वायु में प्रकाश का वेग इतना है, तो माध्यम का, देखो बेटा आपको एक मीडियम में स्पीड दे दी, दूसरे मीडियम में स्पीड पूछ रहा है। एक मीडियम में स्पीड दी, दूसरे में पूछ रहा है, कह रहा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग इतना है। तो किसी माध्यम में यानी कि माध्यम जो है इसका अपवर्तनांक मान लो कि n है, क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, इसका पता नहीं हमें। कह रहा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, और v1 की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कह रहा कि वायु में प्रकाश का वेग, तो जो वायु है आपको पता है कि वायु का अपवर्तनांक हम कितना लेके चलते हैं न्यूमेरिकल में 1, और कह रहा कि इसमें कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो काम करेंगे भाई, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखा है और यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड लिखा है, तो या तो इसे भी किलोमीटर पर सेकंड बदल लो या इसे मीटर पर सेकंड बदल लो, है ना। एक जगह किलोमीटर पर सेकंड, एक जगह मीटर पर सेकंड, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, तो सेम होना चाहिए। तो बस आपको पता ही है कि n2/n1 क्या होता है, v1/v2। n2 की वैल्यू कितनी है 1, n1 की वैल्यू n निकालनी है। v1 कितना है 1, 2, 3, 4, और ये कितना है 5 जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 4 जीरो 4 जीरो कट गई, 3 × 3 0, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पलट के लिखेंगे इसे हम, 1/n है 2/5, तो n हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। जितने बच्चों का आंसर 2.5 आया होगा उनका सही है, बाकी सबका गलत है। हमारी भी 2.5 बता रही है, देवराज कुछ 0.4 बार बता रहे हैं। भाई एक चीज बताओ, ये 0.4 तो ऑप्शन में भी नहीं है। आपसे कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग इतना है और हवा में इतना है। भाई एक चीज बताओ कि हवा में प्रकाश का वेग ज्यादा है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे है 1,20,000। तो अगर इस माध्यम में प्रकाश का वेग कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा हवा से, 2.5 है इसका आंसर। एक बच्चा कह रहा है सर आप उसी को v1 क्यों माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है कि आप इसे v1 क्यों माने, आप एक काम करो इसे v2 मान लो, इसे v2 मान लो तो फिर इसे n2 मानना पड़ेगा। भाई अगर मान लो, ऐसा जरूरी नहीं है, आप एक काम करो ये मान लो कि इसे आपने v2 मान लिया,
बेटा फिर इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी तो आपको N2 मानना पड़ेगा, यानी कि N2 की वैल्यू N निकालनी है। और फिर V1 कितना दे रखा है आपको, 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। और फिर अगर इसकी स्पीड V1 मानी तो इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स N1। इसे कर लो, इससे भी आंसर हो जाएगा। हमने क्या करना है, N2 अपॉन N1 इजगल टू V1 अपॉन V2। N2 कितना है N, N1 क्या है हमारे पास में, N1 एयर का होता है 1, एयर का 1 है। V1 की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर 5, और इसकी कितनी है 1.2 गुणा 10 की पावर 5। इसे 1.2 गुणा 10 की पावर 5 लिख सकते हैं आप। इससे ये कट गया, पॉइंट आ जाएगा ऊपर 0। तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 5 से 2 को भाग करेंगे तो 2.5 आएगा। यहां से भी 2.5 आएगा। भाई देखो सारा गेम क्या है, अगर आपने माना कि भाई प्रकाश का वेग किसी माध्यम में इतना है, तो माध्यम को अगर आपने मान लिया कि लाइट जो है माध्यम से किसी मीडियम से एयर में जा रही है, तो अगर आपने माध्यम का में प्रकाश का वेग V1 लिया है तो माध्यम का अपवर्तनांक भी N1 लेना पड़ेगा। वायु का वेग V2 लिया है तो वायु का अपवर्तनांक भी N2 लेना पड़ेगा। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, समझ गए बात को। भाई मैंने कहा कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम में स्पीड पता है, दूसरे में निकालनी है। कुछ नहीं करना, जैसे एक मीडियम में स्पीड पता हो दूसरे में निकालनी हो, फटाक से ये वाला लिख लो, N2 अपॉन N1 इजगल टू V1 अपॉन V2। तो बस इस बात को ध्यान रखना, अगर आपने जिसकी स्पीड V1 मानी है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 मानना पड़ेगा, जिसकी स्पीड आपने V2 ली है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक N2 लेना पड़ेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है, पहले मुझे बताओ, लेट मी नो कि आपको यहां तक का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए, एक मीडियम में स्पीड पता हो दूसरे में निकालनी हो, या एक मीडियम में तरंग धैर्य वेवलेंथ पता हो दूसरे में निकालनी हो, तो N2 अपॉन N1 इजगल टू V1 अपॉन V2 या लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 से क्वेश्चन करेंगे। जिसकी स्पीड हमने V1 मानी है तो उस मीडियम का अपवर्तनांक भी N1 लेना पड़ेगा, जिसकी स्पीड V2 मानी है उसका N2 लेना पड़ेगा, है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हालांकि जिन बच्चों ने 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ी है, मैं मान के चल रहा हूं कि देखो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन एक चीज पॉजिटिव क्या है, मैंने क्या बोला, जो हम क्लास में पढ़ेंगे, जो क्लास में लिखवाएंगे केवल वही आएगा। तो बस केवल आपको उतना क्लियर करना है जितना मैं क्लास में बोल रहा हूं। जो आप अपने रजिस्टर पर लिख रहे हो अपने आप से क्लियर कर लो, साथ वाले दोस्त के साथ कंबाइंड ग्रुप स्टडी में डिस्कस कर लो, उतने पार्ट को क्लियर कर लो। तो जितने शब्द आपके रजिस्टर में लिखे हैं अगर आपने उसे क्लियर कर लिया, आप सबसे फास्ट क्वेश्चन भी फिजिक्स से करके आओगे और सबसे ज्यादा भी करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। प्रेजेंट कह रहे हैं सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रिजल्ट भी भेज दूंगा आपको। सर आपने जो फिजिक्स पढ़ाया पूरा टेक्नीशियन में आया, पर डैश के केमिस्ट्री बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं बैठ रहा, कहां से करें। भाई देखो मुझे आती है फिजिक्स, मैं फिजिक्स के ऊपर ही कमेंट कर सकता हूँ प्रचंड, बाकी का मैं क्या कमेंट करूं भाई। और बाकी देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नेचर ऐसा होता है, उसमें कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार चीजें मिल ही जाए। एग्जामिनर अपने पाए ना तो पूरा गेम बदल भी सकता है वो, लेकिन हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग इतनी समझ रखनी है, अगर वो पूरा पेपर बिल्कुल फालतू टाइप का भी बना दे तो फिर उस हिसाब से कम अटेम्प्ट करेंगे, सभी बच्चे ही करेंगे, सबके लिए टफ होगा वो, तो हम उसमें भी बेस्ट करें। भाई एक पेपर मान लो कि आसान है, आसान में सब मान लो कि 100 में से लेके आ रहे हैं, 90 से लेके 100 के बीच में, 90 92 93 94, पेपर अजीब टाइप का आ गया, तो बाकी बच्चों के 30 35 आ रहे हैं, वहां पे 60 65 भी आप लेके आ रहे हो तो वो भी बढ़िया है। तो हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, हम रिस्क नहीं ले सकते कि पेपर में क्या होगा। तो हमारी अप्रोच अलग है, पढ़ाने की सबकी अलग अलग होती है ना। हम बिल्कुल ट्रेडिशन पे नहीं चलते कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पत्थर की लकीर पे जो आया है वो तो हम पढ़ेंगे, जो आ सकता है वो भी पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक आध क्वेश्चन और है क्या आपके मतलब का कुछ, चलो ये भी पूछ लेते हैं आपसे हम। ये देखना, इसका मैं शॉर्टकट बता दूंगा आपको अभी, ये मैं सोचना कि सर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है इसमें, इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। हाँ इस बार देखो नीट का पेपर देखो, नीट के में जो फिजिक्स आती है बहुत आसान आती है, क्योंकि नीट का पेपर जो होता है वो होता है मेडिकल वाले बच्चों के लिए। पर इस बार उन्होंने बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे थे उनसे नहीं हिल पाया। कह रहा है कि प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर एक कांच की प्लेट से टकराती है, यदि परावर्तित और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हो तो कांच का अपवर्तनांक सूचकांक क्या होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। देखो बेटा प्रकाश की किरण जो है, कह रहा है कि कांच की प्लेट पर टकराती है, प्रकाश की किरण जो है, देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी इसने बदतमीजी की हुई है, अगर आप इस बदतमीजी को पकड़ पाएंगे तो बहुत बढ़िया है। उसने कहा कि प्रकाश की किरण जो है, जिसे हम कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण पर एक कांच की प्लेट से टकराती है, ठीक है। कह रहा कि यदि परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि परावर्तित किरण तो ये होगी जो टकरा के चली जाएगी, भाई ये होगी परावर्तित किरण, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो परावर्तित किरण जो टकरा के चली गई, अपवर्तित किरण कौन सी होती है, जो दूसरे मीडियम में जाए, अपवर्तित किरण है ये। तो कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है परावर्तित किरण है, और जो रिफ्रैक्टेड अपवर्तित है, रिफ्रैक्टेड अपवर्तित, कह रहा है कि
इनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो, तो आपसे कह रहा है कि इस ग्लास का, इस कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये निकालना है। तो मैं देखो आपको इसका एक डायरेक्ट बता देता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे एक चीज देखना कि ये हमारे पास में इंसिडेंट रे आई है, आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे। इसका डिटेल भी हम समझ सकते हैं, अगर आप कहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन पेपर में अगर आप डिटेल करने बैठोगे तो आपका लगभग लगभग 1.5 मिनट के आसपास खर्च हो सकता है। यही क्वेश्चन हम 15 सेकंड में कैसे करेंगे, ध्यान रखना। अब एक चीज देखना, अब ध्यान से बात को समझो कि लालू यादव जी हमारे सामने जुड़े हुए हैं। लालू का यादव में जरूर कमेंट पढ़ेंगे हम, किसी और का पढ़े ना पढ़े। मेरे कोई डाउट नहीं हुआ आज तक, मैं जब भी लाइव क्लास नहीं लेता हूं, जबकि लाइव क्लास नहीं। लालू जी आपको कहां डाउट होगा, नाम इतना सुंदर रखा आपने, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। एक अच्छा कह रहा है कि आप और राकेश सर ही क्लास पढ़ाने अच्छा लगता है क्योंकि लिखाते भी ठीक। देखो एक तो ना दूसरे टीचर की क्लास में किसी और की बात करना, ये बैड मैनर्स में आता है, ये गुड एटिकेट्स नहीं है। आप कभी भी, जैसे मान लो कि मेरी क्लास में हो, आप किसी और टीचर की बात करो ही मत। आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन वही बढ़िया पढ़ाता है और नहीं पढ़ाते हैं, वो ऐसा करता वो करता है। किसी क्लास में आप किसी और टीचर का बोल रहे हैं, किसी में किसका बोल रहे हैं, किसी में दूसरे कोचिंग के बारे में बोल रहे हैं, किसी में किसी के बारे में, अच्छी बात नहीं है। तो आपको जो पढ़ाया जाए बस केवल उस पर फोकस रखो, ठीक है। दूसरा एक चीज और, मैंने एक चीज और अपने साथ क्या की है कि मैंने आज तक कभी दूसरे की किसी की लाइव क्लास नहीं देखी कि और बाकी लोग कैसे पढ़ाते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होते। जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका है, हो सकता है कि मैं औरों की क्लास देखना शुरू कर दूं कि भाई ये कैसे पढ़ा रहा है, मैथ वाला, रीजनिंग वाला या दूसरे सब्जेक्ट, तो हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हो जाए कि अच्छा ऐसे पढ़ा रहे लोग यार, हम तो अलग। तो जो अपना तरीका है उसे रखना है। अब आ जाओ, इसे अपने कॉपी में लिख लेना, अगर कभी ऐसा है पेपर में कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, परावर्तित और अपवर्तित किरण, ठीक है, अगर इनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो, अगर परावर्तित और अपवर्तित, अगर दोनों के बीच में अगर कभी पेपर में कह दे भाई जब लाइट टकराएगी तो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट भी होती है और कुछ दूसरे मीडियम में भी जाएगी, तो कह रहा है कि अगर कभी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो लाइट बेटा जिस सरफेस पर टकरा रही है ना, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n = 10i, और आई आपको पता ही क्या होता है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे लाइट कितने एंगल पर टकरा रही है, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो n = होता है 10i। तो बस आपको याद रखना कि ये कब फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, अगर परावर्तित और अपवर्तित किरण 90 डिग्री के कोण पे हो, तो लाइट जिस सरफेस पर टकराएगी उसका अपवर्तनांक, यहां पे किस पर टकरा रही है, कांच पे, तो जिस पर टकराएगी उसका अपवर्तनांक होगा n = 10i। आई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो 10 60 की होती है √3, तो हमारा आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। अब मैंने आपसे कहा था कि उसने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बदतमीजी क्या की है, थोड़ी सी बदतमीजी क्या की है, यहां पे ध्यान समझना। उसका अपवर्तनांक होगा n = 10i, आई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो 10 60 की होती है √3, तो हमारा आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। अब मैंने आपसे कहा था कि उसने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बदतमीजी क्या की है, थोड़ी सी बदतमीजी क्या की है, यहां पे ध्यान समझना। उसने कहा कि रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ए ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कि प्रकाश की किरण ग्लास की प्लेट पर 60 डिग्री के कोण पर टकराती है। तो उसने हमें क्लियर नहीं किया कि जो 60 डिग्री का कोण है ना, ये 60 डिग्री कोण, अरे हो सकता है कि भाई आप ये भी समझ सकते थे कि 60 डिग्री कोण कांच की प्लेट पर टकरा रही है, हो सकता है कि कांच की प्लेट की सरफेस के साथ बना रही हो। तो मैंने क्या सोचा, अगर कांच ये 60 डिग्री का कोण अगर वो लिया तो ये लिखता कि प्रकाश की किरण 60 डिग्री के आपतन कोण पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर टकराती है, तो आपतन कोण यानी कि आई की वैल्यू डायरेक्ट 60 दे देता, या उसे लिखना चाहिए था कि प्रकाश की किरण नॉर्मल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, भाई नॉर्मल से जो एंगल बनता है 60 डिग्री का है। बच्चा ये भी तो समझ सकता है कि प्रकाश की किरण कांच की प्लेट पर 60 डिग्री कोण पर टकरा रही है, यानी कि कांच की प्लेट से 60 डिग्री का बना रही है। पर लेकिन अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री का मान लूं तो वैल्यू बचेगी 30 डिग्री, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, वो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि अब मुझे कंफ्यूजन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 1/√3 भी होता तो बेटा फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज सही से नहीं लिखी उसने। अभी हमने क्या सोचा कि भाई प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण पर कांच की प्लेट से टकराती है, तो कांच की प्लेट पर टकरा रही है 60 डिग्री कोण से, तो 60 डिग्री कोण बना किसके साथ रही है, कांच की प्लेट के साथ। अगर 60 का बनाएगी तो आई की वैल्यू तो 30 होगी। भाई आई मैंने क्या बताया था, क्या होता है जो आपतित किरण अभिलंब के साथ में बनाए, तो मैं से 30 मान लूं तो फिर 1/√3 आएगा, वो ऑप्शन में नहीं है। यानी इसका मतलब है कि उसने 60 डिग्री कोण दिया है वो आपतन कोण ही दिया है, वो नॉर्मल के साथ वाला ही कोण है। अंकुश कह रहे सर हम इसे ग्लांसिंग एंगल ही मान रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है पूरा एक्सप्लेन कर दो। देखो अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी आराम से हो जाएगी। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो पहले लिख लेना, अपने नोट्स में लिख लेना, यदि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो स्पेशल कंडीशन है, परावर्तित किरण और प्रतिकिरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो जिस माध्यम पे प्रकाश टकराएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा n = 10i। मैं एक बार इसे डिटेल में बता देता हूं। परावर्तित किरण और प्रतिकिरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो,
तो जिस माध्यम पे प्रकाश टकराएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा n इजकल टू 10i। मैं एक बार इसे डिटेल में बता देता हूं। अगर आप इसका डिटेल करना चाहो बिल्कुल बेसिक से, तो कैसे करेंगे देखो। ये प्रकाश के किरण है, ये आई गई, ये एंगल, और कुछ ये रिफ्लेक्टेड रहे परावर्तित किरण। इसने कहा कि जो परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे, इसे आर डैश बोल देता हूं मैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड, इनके बीच का कोण है 90 डिग्री, ठीक है। और लाइट कितने एंगल पर टकरा रही है? 60 डिग्री पे। तो लाइट कहां पर टकराई? कांच पे। तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना आपको, मान लो कि n है। अच्छा, अगर आपको ये ना बता रखा हो कि लाइट कहां से कहां गई, बस इसने बोला कि लाइट जो है वो कांच पे टकराई, तो कहां से आई, तो हम उसे एयर मान लेते हैं कि लाइट एयर से आई होगी। तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अगर कभी आपसे कहे कि प्रकाश से किरण आके टकराई पानी पर, कांच पर, तो उसने ये नहीं बताया कि हवा से पानी में टकराई कि हवा से कांच में, तो ये मान लिया करो कि हवा से आई होगी वो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर ये प्रकाश की किरण बेटा रिफ्लेक्टेड हो रही है, परावर्तित, अगर प्रकाश की किरण परावर्तित होगी तो परावर्तन का नियम लगेगा ही लगेगा। अगर लाइट 60 डिग्री पे तो गई भी कितने पे होगी? 60 पे। अच्छा, दूसरा, ये 60 है 90 है, तो एक ही लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 है, 90 है, 60 है, तो 150 हो गया, यानी कि ये कितना रहा होगा? 30 डिग्री रहा होगा। तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्शन का नियम लगा दिया, 60 और 60। लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है तो स्नेल का नियम भी लगेगा। तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n2 अपॉन n1। आई की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। n2 यानी कि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, और एयर का 1 हमें पता ही है। tan 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 कट गया, तो n की वैल्यू आ गई √3। जो हमने tan i से निकाला था वही आ गया झुका, तो ठीक है, वही झुका तो हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो √3 हम पहले निकाल चुके हैं, वही √3 हमारे पास में बच गया है, ठीक है। तो वो शॉर्ट तरीका है ना। ये हमने क्या किया यहाँ पे, ये आपको बता दिया कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे याद रखना, अगर इफ एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री, तो उस केस में जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा n, वो 10 इजकल टू 10 आई से आएगा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया डिटेल क्या है कि लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन का नियम लगा 60-60, और रिफ्रैक्ट हुई तो ये 60 है 90 है, तो ये बचेगा 30। तो साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n2 अपॉन n1 निकाल के भी कर सकते हैं, और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। ठीक करना। क्वेश्चन नंबर 3, टेन आई के साथ एक्चुअली ना साइन आई अपॉन साइन आर है, उस आर को हम क्या कर देते हैं, वो लिख देते हैं आई की फॉर्म में आर को, तो वहां से वो 90 में कन्वर्ट होकर वो 10 बन जाता है, कोस बन जाता है नीचे, तो फिर 10 आ जाता है डेरिवेशन में, ठीक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, जब एक जब एक रंग का प्रकाश जब एक रंग का प्रकाश निर्वात में किसी पदार्थ में जाता है और इसके विपरीत प्रकाश पुंज की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं बदलती है। कह रहा है कि जब एक रंग का प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थ में जाए या इसके विपरीत, यानी कि पदार्थ से निर्वात में, तो क्या नहीं बदलता? इंटेंस फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो ये तो बताया था, थोड़ा अलग लैंग्वेज पूछ ली उसने। भाई हमने क्लास में क्या पढ़ाया था आपको कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, जैसे लाइट जा रही है वैक्यूम से मेटेरियल में, या वाइस वर्सा, यानी कि ठीक उल्टा, कि लाइट निर्वात से मेटेरियल में जाए या मेटेरियल से निर्वात में जाए, तो लाइट यहां से आ जाए चाहे यहां से आ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन, कलर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते, बताया था ना ये। एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप ये करें, मेरे गुड्डू, नवीन, स्नेहा, आर्या, कू, अमित कुमार, नवीन, ये बच्चे में लगातार आंसर दे रहे हैं। मोहम्मद शबीर खान, केशव वर्मा, हेमंत कुमार मीणा, शिवांशु, अक्षय, अंकित, एस कुमार, बहुत बढ़िया, गुड, करते रहो। गोपाल कुमार, एक कांच की खिड़की है, इसकी मोटाई जो है थिकनेस, जो थिकनेस है वो कितनी है? 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस है, और 1.5 अपवर्तनांक सूचकांक है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है? वो 1.5 है। तो कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को गुजरने में कितना समय लगेगा, यानी कि सन की लाइट को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा।
तो मैं दूरी कितनी चली भाई, सूर्य भाई थिकनेस का मतलब क्या है कि सूर्य के प्रकाश को कितनी दूरी तय करनी है कांच की प्लेट के अंदर, 4 मिलीमीटर। और आपको पता है जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं हमेशा हम एसआई यूनिट का यूज करते हैं, तो एसआई यूनिट में दूरी की यूनिट होती है मीटर। तो 4 मिलीमीटर का मतलब हो गया 4 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। मिली की जगह अगर मीटर बनाना है तो मिली की जगह आ जाता है 10 की पावर माइनस 3। तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर की दूरी तय करनी है, कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो आप सबको पता ही है दूरी क्या होती है, दूरी होती है 4 गुणा समय। तो समय कैसे निकालेंगे, दूरी बटे स्पीड से। अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास दूरी है 4 मिलीमीटर की, कितना समय लगेगा निकालना है। अब आपको इस कांच के अंदर स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो किसी भी मीडियम में स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था, सी बाई एन। तो ग्लास में स्पीड कितनी आएगी, सी की वैल्यू को ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे। तो सी की वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की पावर 8। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, तो सोल्व करेंगे तो 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी कि कांच के अंदर लाइट कितनी स्पीड से चलेगी, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से। ये वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। दूरी है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और स्पीड कितनी है 2 गुणा 10 की पावर 8। तो 2 दूनी 4, 8 ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 11 सेकंड आंसर आएगा। तो आपको इसका आंसर डी ऑप्शन आया तो ठीक है, वरनी गलत है। ठीक है, तो ये बच्चे जो बी लिख रहे हैं इनका गलत है। प्रदीप कुमार, प्रियंका कुमारी, आमिर खान जो डी लिख रहे हैं इनका सही है। भाई ये बताओ आप, आपसे ये फॉर्मूला नहीं पता आपको बचपन से कि दूरी बराबर 4 गुणा समय। तो कितनी दूरी तय करनी है, 4 मिलीमीटर की, मीटर बदल लिया, समय निकालना है। तो स्पीड देखो, स्पीड यहाँ पे प्रकाश जो है जब कांच के अंदर चलेगा ना, तो प्रकाश की स्पीड 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है निर्वात में। तो कांच के अंदर कितनी स्पीड से चलेगा, तो किसी भी मीडियम में स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। कोई नहीं, करते रहो करते रहो, जितना पेपर में चाहिए ना, जितना पेपर के लिए उतना तुम कर ही लोगे। ये करो, विशाल पटेल, मोहम्मद शबीर, लवकुश, अनुराग, गुड्डू, अमन, रविंद्रा, करो भाई करो। कि दूरी बराबर 4 गुणा समय, तो कितनी दूरी तय करनी है, 4 मिलीमीटर की, मीटर बदल लिया, समय निकालना है। तो स्पीड देखो, स्पीड यहाँ पे प्रकाश जो है जब कांच के अंदर चलेगा ना, तो प्रकाश की स्पीड 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है निर्वात में। तो कांच के अंदर कितनी स्पीड से चलेगा, तो किसी भी मीडियम में स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। कोई नहीं, करते रहो करते रहो, जितना पेपर में चाहिए ना, जितना पेपर के लिए उतना तुम कर ही लोगे। ये करो, विशाल पटेल, मोहम्मद शबीर, लवकुश, अनुराग, गुड्डू, अमन, रविंद्रा, करो भाई करो। स्नेहा आर्या, अगर तुम्हारा अगली बार ऐसा कमेंट आया ना, मैं ब्लॉक करवा दूंगा तुम्हें। कल एक बच्चे को मैंने सामने बैच में नवीन कुमार को करवाया है। अब अगला नंबर तुम्हारा, अगर अगली बार तुमने ऐसा कमेंट करा एक भी सिंगल भी, तो लास्ट ही कमेंट होगा, ध्यान रखना। और बार बार नहीं बताई जाएगी एक ही बात। इसने कहा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाज गिवन बाय, तो किसने दिया बेटा, स्नेल। ठीक है, ठीक है भी करना। हम्म, इसने कहा कि वायु के सापेक्ष कांच तो जल के वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक 3/2 4/3 है। पानी के संबंध में कांच का अपवर्तनांक देखो, इससे कह रहा है कि पानी के संबंध में कांच का, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है ग्लास का, मैंने कहा था उसको ऊपर लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछ रहा है, ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के, तो वाटर का नीचे लिखेंगे। तो कांच और जल के, कांच का कितना है 3/2, जल का है 4/3, 3 पहुंच जाएगा ऊपर तो 9/8 आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, बी। ये तो मैंने क्लास में भी कराया था, तो 23 का बी आएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये जो मैंने आपको पिछले 1-2 क्लास में फॉर्मूले बताए हैं, स्नेल का नियम पढ़ाया, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन करा दिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अगर जितनी क्लास में बता रहा हूं उतने भी अच्छे से आप समझ लेंगे तो उससे कम ही लेवल पेपर में रहेगा, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना पेपर में चाहिए होगा उतना आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर एक क्वेश्चन है वैसे पीडीएफ में, दूसरी पीडीएफ में मैं ऐसे पूछ लेता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि कांच के अंदर अलग अलग रंग के प्रकाश भाग रहे हैं, कांच की प्लेट के अंदर लाल रंग का प्रकाश भाग रहा है, नीला भाग रहा है, बैंगनी भाग रहा है ना, सारे के सारे भाग रहे हैं, वायलेट, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, सारे के सारे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लास के अंदर, कांच के अंदर कौन सा रंग सबसे तेज स्पीड से भागता है, तो आप क्या आंसर देना चाहेंगे। जय भवानी, जय भवानी तो ठीक है भाई, टाइम से आया करो क्लास में। भवानी ने ये तो नहीं कहा हमारे से कि 8 बजे क्लास में मुंह उठा के 8:45 आ जाओ, है ना। देखो, यह ध्यान समझेंगे सारे खेल को। अगर बेटा मैं आपसे कहूं वैक्यूम निर्वात की बात करता, बिल्कुल वैक्यूम खाली जगह, जैसे अंतरिक्ष में बिल्कुल खाली जगह होती है वैक्यूम। अगर हम क्लास में वैक्यूम निर्वात की बात करें, अभी कांच की बात करेंगे बाद में, अगर पेपर में आपसे वैक्यूम कहे तो याद रखना वैक्यूम में सारे के सारे कलर, सारे के सारे रंग
सेम ही स्पीड से भागते हैं। निर्वात में जो स्पीड है लाल रंग की वही हरे की, वही नीले की, वही पीले की, तो वैक्यूम में सारे कलर की स्पीड होती है सेम। तो निर्वात में सभी रंग समान स्पीड से समान चाल से भागते हैं। लेकिन अगर पेपर में वैक्यूम ना कह के कोई मीडियम कह दे कि कांच में या डायमंड में या पानी में कौन सा रंग तेज कौन सा धीरे, तो जैसे आप सभी लिख रहे थे, ज्यादातर बच्चे ठीक थे, 98% बच्चों का ठीक आंसर था कि अगर किसी मीडियम की बात करेगा, जैसे मैंने ग्लास की बात की, तो किसी मीडियम में लाल रंग सबसे तेज भागता है और बैंगनी भागता है सबसे धीरे। अब इसके बारे में बताएंगे कि ये हमने कहां से बताया आपको। ये पहले लिखेंगे इसे हम, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम ऑल कलर्स ट्रेवल, ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल कलर्स ट्रेवल विद सेम स्पीड बट in a given medium, but in a given medium, red color is fastest while violet color is slowest। हिंदी में लिखेंगे, निर्वात में सभी रंग, निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं, निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं, जबकि किसी माध्यम में, माध्यम में कांच भी लिख सकता है, डायमंड भी, पानी भी, कुछ भी, तो निर्वात के अलावा कोई माध्यम दे दे, जबकि किसी माध्यम में लाल रंग सबसे तेज, जबकि बैंगनी सबसे धीरे, धीरे धीरे से में आना, तो जबकि बैंगनी सबसे धीरे चलता है। ठीक है, चलो, तो जबकि बैंगनी सबसे धीरे चलता है। अब ये जो बात मैंने आपको बताई, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, एक साइंटिस्ट है कोची, एक उनका रिलेशन है बड़ा लंबा चौड़ा, कोची रिलेशन कहते हैं उसे हम। तो उससे अल्टीमेटली क्या निकल के आता है मैं आपको बताता हूं। जैसे बेटा हमारे पास में ग्लास है, कांच, ठीक है, और इस कांच के अंदर एक चल रहा है लाल रंग, और इस कांच में चल रहा है मान लो कि बैंगनी कलर, ये बैंगनी मान लो, तो लाल रंग तेज चलता है, बैंगनी चल रहा है धीरे। उतने ही समय में लाल रंग यहां तक पहुंच गया और बैंगनी यहां तक ही पहुंच पाया। देखो उसकी वजह क्या है, इस बात को पहले समझना। एक सेकंड रुकना, घर वालों फोन रखा मैं पकड़ा। अब देखो, जैसे मान लो कि एक कोई बंदा है, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है ना, पैसे वाला आदमी है बढ़िया, और वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, और आप क्या हुआ, मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो बेरोजगार है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, वो उसके ऑफिस में घुस गया कि सर प्लीज बहुत जरूरत है, मुझे एक नौकरी चाहिए, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे कुछ काम दे दो, बहुत मेहनत से करूंगा। तो बंदा क्या करेगा, अरे कहां से घुस गया भाई अंदर, ये सिक्योरिटी, हाँ क्या काम करो यार तुम लोग, बाहर निकालो इसे, ये सीधे मेरे केबिन में घुस गया है, पता नहीं मैं कितना बिजी हूं। तो उसका एटीट्यूड कुछ बात करने का ऐसा होगा। वही व्यक्ति मैं कहता हूं बच्चों से समझाने के लिए, मान लो कल फिर अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, और आज उस शहर के मंत्री जी आ गए और सीधे से केबिन में घुस गए, तो देखते खड़ा हो जाएगा, अरे मंत्री जी आप कैसे आना हुआ, हमें आदेश कर देते, हम आ जाते आपके पास। देख रहे हो, वही व्यक्ति जब एक बेरोजगार व्यक्ति आया तो उसका एटीट्यूड अलग था, बाहर निकालो से, बिजी हूं मैं। मंत्री जी आ गए तो चेहरे पर स्माइल आ गई, मंत्री जी आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने में, तो ऐसी बातें बोलेगा वो। तो वही चीज यहां पर भी है कि इस क्लास के अंदर जब किसी भी मीडियम में जब अलग अलग कलर चलते हैं ना, तो बेटा कोई भी मीडियम अलग अलग कलर के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जब किसी मीडियम में से पानी में, कांच में, इनमें जब लाल रंग चलता है, तो यही ग्लास, यही कांच लाल रंग के लिए एक विरल माध्यम, रेयर मीडियम की तरह काम करता है। यानी यही कांच लाल रंग के लिए विरल माध्यम की तरह काम करेगा, तो विरल माध्यम में लाइट तेज चलती है तो लाल रंग तेज भागता है। लेकिन यही कांच जब इसके अंदर से बैंगनी कलर गुजरेगा तो एक डेंसर सघन माध्यम की तरह बिहेव करेगा, और सघन माध्यम में स्पीड कम होती है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि किस कलर के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है बैंगनी कलर के लिए। बैंगनी रंग के लिए अगर ज्यादा होगा, वायलेट कलर के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो बैंगनी कलर की स्पीड कैसी आएगी, कम। तो किसी मीडियम में बैंगनी रंग चलता है धीरे, क्योंकि बैंगनी रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, लाल रंग के लिए ज्यादा, मतलब देना लाल रंग की स्पीड ज्यादा होती है, तो लाल रंग के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे कम।
यानी किसी मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है ना, वो केवल इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि मीडियम क्या है। हवा का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग, कांच का अलग, पानी का अलग, डायमंड का अलग, उस पर भी डिपेंड करता है उसके अंदर से कलर कौन सा गुजर रहा है। वही मीडियम, वही कांच लाल रंग के लिए विरल माध्यम की तरह बिहेव करता है, लाल रंग के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए लाल रंग की स्पीड कैसी होती है, ज्यादा। वही मीडियम बैंगनी रंग के लिए सघन बन जाता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए स्पीड कैसी आती है, कम। ये बात ध्यान रखना। देखो, इससे क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये करना। क्या लिखा है इसने, डायरेक्ट क्वेश्चन है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मेटल इज ग्रेटेस्ट फॉर, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है किसके लिए, बैंगनी कलर के लिए। बैंगनी कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए स्पीड क्या होती है, बैंगनी कलर की कम। लाल रंग के लिए कम होता है, इसलिए बैंगनी रंग, लाल रंग के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है कम। लाल बत्ती लिख रहा है, देख रहे हो, हिंदी भी गजब भी कर देता है कई बार। तो स्पीड कैसी होती है, ज्यादा। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। कल की क्लास में रिफ्रैक्शन हम खत्म कर देंगे, कल लास्ट होगा इसका। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ हम मूव कर जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सीख पा रहे हैं। भाई वो आपके ऊपर है, आप कितना सीख पा रहे हो कि नहीं। हम तो अपनी पूरा प्रयास कर रहे हैं, जितना आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना सीख पाओगे। पैन ही नहीं चलाओगे, क्लास में ऐसे ही बैठ जाओगे, उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास में है नहीं। ये क्वेश्चन जो आपको कराए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।